तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल इन्फोलीज पर। आज हम बात करेंगे रेस्पायरेशन के बारे में। इसके पहले का वीडियो आप चैनल में जाके देख सकते हो। ये सेकंड वीडियो है रेस्पायरेशन के ऊपर। ओके, तो रेस्पायरेशन दो टाइप का होता है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल। एक्सटर्नल रेस्पायरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट से लंग्स को आती है एंड लंग्स से ब्लड को सप्लाई कर दी जाती है, और ब्लड से CO2 लंग्स में और लंग्स से एनवायरनमेंट में वापस निकाल दी जाती है। ये हो गया एक्सटर्नल। और इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ब्लड में जो CO2 है वो बॉडी सेल्स को दी जाती है, वहाँ पे ATP बनती है, लेकिन ATP के साथ CO2 भी बन जाती है, जिसको बाहर निकालना आवश्यक होता है, इम्पॉर्टेंट है वो। तो फिर CO2 जो है वो बॉडी सेल्स से ब्लड को वापस दी जाती है और वहाँ से होते हुए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है। ओके, अब हम ट्रैक्ट की बात करते हैं, जो अपर और लोअर दो टाइप से होता है। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में क्या आता है, नोज एंड फेरिंग्स। ओके, और लोअर में क्या आता है, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वियोलाई। ओके, तो ब्रोंकियल ट्री की बात करते हैं अब हम। नेजल कैविटी से ये स्टार्ट होता है, जो आपके नाक है, नोज है आपकी, वहाँ से जो कैविटी है उसमें से एयर जाती है, वो ट्रैकिया में जाती है पहले, वहाँ से प्राइमरी ब्रोंकाई। अभी जो प्राइमरी ब्रोंकाई है यहाँ पे डिवाइड हो जाता है, ये राइट लंग्स को एक जाता है, राइट लंग को एक जाता है, और एक जाता है लेफ्ट लंग की ओर। लंग दो होते हैं, आपको पता ही है, एक लेफ्ट में एक राइट में। ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है ये आगे सेकेंडरी ब्रोंकाई बन जाता है डिवाइड होने के बाद। तो फिर इस जो सेकेंडरी ब्रोंकाई है ये भी डिवाइड होता है, राइट की तरफ 3 होते हैं और लेफ्ट में 2। इसको याद रखने की ट्रिक है, आप इससे याद रख सकते हो, लेफ्ट 2 मतलब 2। ओके, तो इसके बाद आता है टर्सरी ब्रोंकाई। इसके बाद आता है इनिशियल ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स छोटे होते हैं। ओके, उनका डायमीटर कम होता है, व्यास कम होता है। तो इनिशियल ब्रोंक्यूल्स से आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब जो ये नेजल कैविटी से लेकर के टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स से आगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में जाता है। ओके, तो ये नेजल कैविटी से लेके यहाँ तक जो ये जोन है इसको बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। यहाँ पे कोई भी डिफ्यूजन कुछ भी नहीं होता, आपके जो गैस हैं उनमें एक्सचेंज नहीं होता, वो ब्लड को सप्लाई नहीं होती। ओके, आदान प्रदान नहीं होता गैसेस का बिल्कुल भी, तो इसको कहते हैं कंडक्टिंग जोन। ओके, अब ये यहाँ से यहाँ तक कौन सी एपिथेलियम होती है ये आप याद रख सकते हो, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ओके, ये याद रखना आप। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स सबसे छोटे ब्रोंक्यूल्स होते हैं, स्मॉलेस्ट टाइप ऑफ ब्रोंक्यूल्स। यहाँ से एल्वियोलर डक्ट में, यहाँ से एट्रियम, वहाँ से एल्वियोलर सैक। ये ऐसा होता है एल्वियोलर सैक, आपने देखा होगा, कूपिकाएँ बोलते हैं जिनको हिंदी में। अब आती है फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन। इसमें सबसे पहले ब्रीदिंग होती है। ओके, जो आपके नए एयर लिए, जो आपके लंग्स में एयर जाती है उस प्रोसेस को ब्रीदिंग बोलते हैं। ब्रीदिंग को पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल सकते हैं। डिफ्यूजन ऑफ गैसेज, जब आपने ब्रीदिंग कर ली, ऑक्सीजन आपके लंग्स में पहुंच गई, वहाँ के बाद फिर डिफ्यूजन होता है गैसेज का एल्वियोलाई एंड ब्लड के बीच में। ओके, यहाँ से ऑक्सीजन जाती है यहाँ आपके ब्लड में, और यहाँ से CO2 आती है आपके एल्वियोलाई में। ओके, ये हो गया डिफ्यूजन। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज, जब आपके ब्लड में ऑक्सीजन पहुँच चुकी है उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, शरीर के डिफरेंट भागों तक पहुँचाना पड़ेगा, सभी भागों तक, ऑर्गन्स तक। तो फिर वो हो गया ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज। उसके बाद आएगा एक्सचेंज ऑफ गैसेज। अब आपके ब्लड का काम है ऑक्सीजन डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचाना। अब वो एक्सचेंज कैसे करेगा, वो पार्ट है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, डिफ्यूजन होगा। ओके, उसके बाद टिश्यूज़ को, आपकी सेल्स को ऑक्सीजन मिल गई, वो क्या करेंगी, उसका ATP बनाने में काम लेंगी, है ना।
वो एटीपी आपके काम आती है, एनर्जी का सोर्स है, एनर्जी मिलती है उससे, एनर्जी का ये फॉर्म है एक एटीपी। तो फिर एटीपी बन गई और ये आपका रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया। ओके, अब ब्रीदिंग में क्या होता है, पहले इंस्पायरेशन होता है, एक होता है एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब अंदर आना, एक्सपायरेशन का मतलब बाहर जाना। ओके, एक्टिव प्रोसेस है इंस्पायरेशन। एक्टिव प्रोसेस का क्या मतलब है, एटीपी यूज होगी। ओके, एटीपी खर्च होगी आपकी। इनफ्लो ऑफ एयर, इसको बोलते हैं इंस्पायरेशन, इनफ्लो ऑफ एयर, एयर का अंदर आना। नॉर्मल ब्रीदिंग अनैच्छिक होती है। अनैच्छिक का मतलब इनवॉलेंट्री, इसका मतलब होता है कि ये आपके चाहने ना चाहने पर निर्भर नहीं करती। आप इसको जानबूझकर रोक जरूर सकते हो, लेकिन आप दिन में कितने सारे काम करते हो, लेकिन आपने ऐसा तो नहीं है ना कि हमेशा ध्यान रखते हो कि यार मेरे को सांस लेनी है, ये अपने आप होता रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं अनैच्छिक। ओके, ये कौन सा आपके ब्रेन का कौन सा पार्ट इसको देखता है, कंट्रोल करता है, उसका नाम है मेडुला ऑब्लांगाटा। ओके, अब ये दो टाइप्स की मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन से होता है। पहली है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। दो टाइप्स की मसल्स में, दो तरह की पेशियों में संकुचन द्वारा ये पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। उसमें से पहली है एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। ये कहाँ होती हैं, आपकी जो रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, उनके बीच बीच में होती हैं। आपकी रिब्स हैं 12 होती हैं, उनके बीच बीच में होंगी, तो ये फिर 11 जोड़ी होंगी, 11 पेयर ऑफ मसल्स। ओके, मूवमेंट रिब्स एंड स्टर्नम में मूवमेंट होती है। आपकी जो रिब्स है, ये रिब्स और ये बीच में स्टर्नम होती है, इसमें मूवमेंट होती है। डायरेक्शन क्या होगी मूवमेंट की, जो गति होती है उसकी दिशा क्या होगी, फॉरवर्ड एंड अपवर्ड। फॉरवर्ड मतलब आगे की तरफ, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, और इनका वेक्टर निकालें तो क्या आता है, ऐसे आता है। ओके, तो आप इसकी डायरेक्शन ऐसे दिखा सकते हो। ओके, अब वॉल्यूम कैसे क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कहीं पे कोई गैस भर रहे हैं, तो वो वॉल्यूम तो इंक्रीज ही होगा ना, आयतन बढ़ेगा। डोर्सो वेंट्रल एक्सिस में आयतन बढ़ता है, इसका मतलब क्या है, आगे पीछे। डोर्सो वेंट्रल का मतलब होता है आगे पीछे, ऐसे है तो फिर ऐसे इंक्रीज होगा। ओके, ऐसे इंक्रीज होगा आपका वॉल्यूम। तो रेडियल मसल, सेकंड टाइप की मसल है रेडियल मसल ऑफ डायफ्राम। इसमें मूवमेंट होगी डायफ्राम में। डायफ्राम नॉर्मली ऐसे होता है, जब ऑक्सीजन अंदर आएगी, डायफ्राम ऐसे था, ऑक्सीजन अंदर आएगी तो फ्लैट होता जाता है, डायफ्राम ऐसे हो जाएगा, ये हो गया फ्लैट। मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फ्लैट हो गया, ऑक्सीजन अंदर आई, तो इसमें किस में होती है मूवमेंट, डायफ्राम में। और वॉल्यूम कैसे इंक्रीज होगा, आपका पहले ऐसे है तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा ऐसे। ओके, एंटीरियर पोस्टीरियर यानी ऊपर नीचे। ओके, ये पहले ऐसे था, इतना था, तो फिर ये अब ऐसे हो जाएगा। ओके, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में आपका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ओके, इसमें कैसे हो रहा था वॉल्यूम इंक्रीज, ऐसे आगे पीछे की तरफ, और इसमें रेडियल में कैसे होगा, ऐसे ऊपर नीचे की तरफ, एंटीरियर पोस्टीरियर। अब अगला पार्ट आता है इसमें अपना आपका जो थोरेसिक है, थोरेसिक वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा, जब ऑक्सीजन अंदर आएगी तो इंक्रीज ही होगा, वो इंक्रीज हुआ, ये प्रोसेस देख रहे हैं हम। वो इंक्रीज होने के बाद क्या होता है, लंग्स एक्सपेंड ड्यू टू स्पॉन्जी नेचर। अब वो अंदर आ रही है ऑक्सीजन, इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, तो लंग्स को फैलना पड़ेगा ऑक्सीजन भरने के लिए, है ना। तो फिर स्पॉन्जी नेचर होती है लंग्स की, इसलिए वो फूल जाते हैं। उसके बाद एयर प्रेशर इनसाइड लंग्स, जो आपके लंग्स हैं, फेफड़े हैं, उनमें वायु दाब जो है, एयर प्रेशर है, वो डिक्रीज होगा। अब एक बात याद रखना, जहाँ पे एयर प्रेशर कम होता है, एयर प्रेशर ज़्यादा वाली जगह से ऑक्सीजन जो है वो एयर प्रेशर कम वाली जगह पे आती है। ओके, एनवायरनमेंट से एयर कहाँ पे आई, लंग्स में। ओके,
उन मसल्स की वजह से आपके थोरैक्स का वॉल्यूम बढ़ गया, वॉल्यूम बढ़ाना ही पड़ेगा ऑक्सीजन लेनी है तो। लंग्स एक्सपेंड हो गए क्योंकि उनमें स्पॉन्जी नेचर होती है। एयर प्रेशर, लंग्स में जो एयर प्रेशर है वो कम हो गया, वॉल्यूम बढ़ेगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर तो कम ही होगा ना, आपने ये देखा होगा। ओके, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। ओके, एनवायरनमेंट से लंग्स में ऑक्सीजन आएगी, इसके लिए बस इस काम के लिए हमने इतनी मेहनत की। ओके, अभी नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग है, इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव प्रेशर ब्रीदिंग इंस्पायरेशन को। ओके, इंस्पायरेशन कंप्लीट आपका एक्टिव प्रोसेस है, यानी कि एटीपी यूज होगी। ड्यूरेशन क्या होती है, 2 सेकंड की ड्यूरेशन होती है। एक्सपायरेशन पैसिव प्रोसेस है। एक्सपायरेशन, इसमें एटीपी की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, ये तो होगी ही होगी, इसमें आपको एनर्जी खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 3 सेकंड लगती हैं एक्सपायरेशन में, 1 साइकिल की बात कर रहे हैं बस हम। रिलैक्सेशन इन 2 टाइप्स ऑफ मसल्स, जो पहले आपने मसल्स देखी थी ना 2, उनमें कॉन्ट्रैक्शन हुआ, संकुचन हुआ, तो इंस्पायरेशन हुआ। उन्हीं मसल्स में रिलैक्सेशन होगा, यानी वो रिलैक्स हो जाएंगी, अनुशीतलन होगा उनमें, तो फिर रिलैक्सेशन से एक्सपायरेशन होगा। इसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स कम होगा, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज होगा। अब मैंने आपको बताया था ना, जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ से कम प्रेशर वाली तरफ जाती है एयर। अब लंग्स में ज़्यादा हो गया प्रेशर, एनवायरनमेंट में कम है, तो लंग्स से जाएगी एनवायरनमेंट की ओर। ओके, ये हो गया, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, नो एटीपी यूजेज, कोई एनर्जी की आवश्यकता नहीं है आपको। नॉर्मल ब्रीदिंग अडल्ट में होती है 12 से 16 1 मिनट में, और जो न्यूबॉर्न बेबी है उनमें ज़्यादा होती है, वो जल्दी जल्दी सांस लेते हैं। 40 ब्रीथ पर मिनट, 1 मिनट में 40 बार तक सांस लेते हैं वो। अब ये सब जो हमने देखा वो था हमारा नॉर्मल रेस्पायरेशन। अब है फोर्सफुल में क्या होता है, 2 एक्स्ट्रा मसल काम करती हैं, वो वाली मसल्स तो काम करती हैं, रेडियल मसल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, है ना। तो इसके अलावा 2 और मसल काम करती हैं फोर्सफुल रेस्पायरेशन में। आप खुद से जान पूछ के रेस्पायरेशन करो ताकत लगा के, तो एक है एब्डोमिनल मसल और एक दूसरी है आपकी इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। ये देखो इंटर है, ओके, 2 के बीच में, और ये इंटरनल, ओके, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। तो ये दोनों मसल फोर्सफुल रेस्पायरेशन में एक्स्ट्रा हो जाती हैं। तो आपका ये साइकिल कंप्लीट हो गया, आप सीख चुके होंगे अब तक। और अगर आपको कोई और टॉपिक जानना है या फिर आपको कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए बायोलॉजी में, तो फिर आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा पक्का। ओके, इसका आगे का वीडियो जो आपके जो ऑक्सीजन के परसेंटेज वगैरह हैं, जो ग्राफ्स हैं, वो अगली वीडियो में बात करेंगे हम। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।